हेलो स्टूडेंट, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा डीएलएड सेकेंड ईयर का टॉपिक चल रहा है। बुक का नाम है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। तो उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में क्या आ गया, भारतीय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की क्या आ गई, रूपरेखा। तो एनसीएफ के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि एनसीएफ का फुल नाम क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चों को क्या किया जाए, शिक्षा प्रणाली जो रटत विद्या है, जो एक मातृभाषा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। तो इनसे क्या करना है, विद्यालय बालक को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए कि रटत विद्या से मुक्ति मिलनी चाहिए, एक उसे शिक्षा बिना बोझ के। ये क्या हो गया एनसीएफ के कुछ है। तो ये क्या है, एक हमारा एनसीएफ 2005 की रूपरेखा क्या है, एक नया राष्ट्रीय दस्तावेज। इसको क्या नाम दिया गया है, नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज, नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज। जो क्या करता है इसका, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको क्या किया था, अपना कोई निबंध था, एक उद्धरण था, उसमें क्या किया था, सभ्यता और प्रगति नाम का एक निबंध था। उसके अंदर क्या किया है उसका कि एनसीएफ क्या है कि बच्चों के बचपन की क्या है, बचपनता उदारता की क्या है, एक कुंजी है। तो इसमें क्या किया जाता है कि बालक के विकास के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि ज्ञान को क्या करना चाहिए, स्कूली ज्ञान को, स्कूली ज्ञान के साथ साथ बच्चों को कौन सा ज्ञान देना चाहिए, बाहरी ज्ञान भी, उन्हें समाज का ध्यान, संस्कृति के बारे में, परंपराओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए बच्चे को, और दूसरे जीव इससे समाज से जोड़ना चाहिए। ओनली किताबी ज्ञान है बच्चे के लिए सब कुछ नहीं होता, नहीं तो उसका सीमित क्षेत्र कहाँ तक हो जाएगा, ओनली स्कूल तक उसका सीमित क्षेत्र हो जाएगा। और क्या करना चाहिए उसे, उनकी परीक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए। जो शिक्षा में जो पुस्तकों का बोझ, उसे शिक्षा बिना बोझ के यानी बच्चों का भार कम करना चाहिए। तो उससे क्या रहेंगे, बच्चे तनाव मुक्त रहेंगे। नहीं अगर ज़्यादा भार रहेगा तो बुक ज़्यादा रहेंगे तो उससे क्या होगा, उसे होमवर्क भी ज़्यादा, तो बच्चा क्या होगा, उसे टाइम ही नहीं मिल पाएगा सोचने समझने का, परिवार के साथ बैठने का, समाज के साथ बैठने का। ओनली क्या रहेगा, वो अपनी किताबों में खोया रहेगा। तो बच्चे का मानसिक विकास कैसे होगा, वो तो एक तनाव की स्थिति में आ जाएगा। तो इससे क्या होना चाहिए, नई परीक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए। पाठ्य चर्चा है जो हमारी, वो पाठ्य चर्चा क्या है कि पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित नहीं रहनी चाहिए। पाठ्य चर्चा है हमारी, पढ़ने की जो गतिविधियाँ है वो क्या होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। उसे किससे जोड़ना चाहिए, परिवार, समाज, संस्कृति आदि चीज़ों में इनका इसको जोड़ना चाहिए। ओनली किताबी ज्ञान तो क्या रह जाएगा बच्चे का, ना तो मानसिक विकास हो पाएगा, ना ही उसका बौद्धिक विकास हो पाएगा। तो आज हम देखते हैं इसकी, और ये किस एनसीएफ का गठन कब किया गया था, प्रोफेसर यशपाल थे, उन्होंने क्या किया था, एक समिति गठित की थी। उस समिति में क्या किया था, उन्हें शिक्षक और विद्वानों के सामने क्या कर दी थी, शिक्षकों और विद्वानों ने उस नई राष्ट्रीय नीति को किस रूप में देखा, एक चुनौती के रूप में नई राष्ट्रीय नीति बनाई प्रोफेसर यशपाल ने। तो उसका क्या हुआ, उसने क्या किया, शिक्षकों और विद्वानों ने क्या किया, उसे एक चुनौती के रूप में देखा। तो फिर आगे क्या किया, इसका संचालन किया इन्होंने, इसको एक समिति तो गठन कर दी, 21 समूह बना दिए इन्होंने। इस समिति का कितने रूपों में बना, 21 संस्था हुई, 21 समूहों का गठन किया। फिर इसका मुख्य क्या था, वीईटी, इसका एक कोई मोड रूप मिशन मोड बनाया। तो उसका क्या अर्थ था, वेट में क्या आ गया, वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग की, व्यवसाय की शिक्षा को व्यवसाय से भी जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षा को क्या करना चाहिए, व्यवसाय से जोड़ा जाना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका नॉर्मल परिचय। अब आज देखते हैं हम कि एनसीएफ 2005 की विशेषताएं क्या क्या थी। तो विशेषताएं थी इसकी, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा। भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा। अगर मातृभाषा होगी तो बच्चों को सरलता से समझ में आएगी। तो इसका आधार क्या हो गया कि हमारी भाषा का माध्यम कौन सा होना चाहिए, मातृभाषा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए।
क्योंकि मातृभाषा होगी तो बच्चे की क्या है, सीखी हुई भाषा होगी, उसे परिवार में समाज में सुनने को मिले तो उन्हें सीखने में क्या होगी आगे, पाठ्य पुस्तकों की भाषा भी अगर मातृभाषा में होगी, अध्यापक भी उसे उसी भाषा में बात करेगा तो उसे बच्चे को क्या आएगी, सरलता हो जाएगी। तो सरलता से क्या आएगी, बच्चे को जल्दी समझ में आएगी। सरलता से क्या होगा, जल्दी उसे समझ में आएगी। तो ये उसकी पहली विशेषता क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम कौन सा होना चाहिए, बच्चों का मातृभाषा का होना चाहिए। अगला है कि शिक्षण सूत्र, जैसे ज्ञात के अज्ञात की ओर, शिक्षण सूत्र कौन सा होना चाहिए बच्चों के साथ, शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो प्राथमिक स्तर भाषा का माध्यम मातृभाषा का तो ये तो समझ में आ जाएगी बच्चे को। तो अब शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर कि उसे उसका पूर्व ज्ञान के बारे में थोड़ा परिचय होना चाहिए। हम जैसे कोई पाठ पढ़ा रहे तो उस पाठ पढ़ाने से पहले हम डायरेक्ट तो बच्चों को पाठ पढ़ा नहीं सकते, तो उससे पहले उनसे थोड़ी चर्चा करेंगे कि इसमें कि इसके बारे में बच्चे को थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं। तो उससे क्या करेंगे, उस शब्द को निकलवाने के लिए बच्चों से उससे पहले 4-5 क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों से 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों का एक तो उनका आधार पता चले, हाँ इनके बारे में इनकी चर्चा सुनी हुई है। या फिर क्या होगा उसका कि बच्चों को जब 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो उसको जल्दी समझ में आएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, एक इसमें कौन से सूत्र को दिया गया है, प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में क्या होता है हमारा, बच्चों को पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को क्या है कि ज्ञात से अज्ञात के बालकों को पूर्व ज्ञान को जांच कर उसी के आधार पर नया ज्ञान देना चाहिए। सरल ज्ञात से अज्ञात की ओर में क्या हो गया, बच्चों का पूर्व ज्ञान जांच कर, बच्चों का पूर्व ज्ञान जांच कर बाद में उसे नया ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसमें क्या हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर कि बच्चे को जो पता है वो तो पता है, लेकिन जब उसे हम नवीनतम ज्ञान प्रदान करें तो नवीनतम ज्ञान में क्या होगा कि बच्चों से पहले उनका पूर्व ज्ञान जांचना चाहिए कि उसे इस क्षेत्र में कितना पता है। तो उस हिसाब से आगे तो उसे अज्ञात है यानी कुछ नया सीखने को मिलेगा। अज्ञात में क्या जाएगा, कुछ नवीन ज्ञान। तो नवीन ज्ञान सीखने में बच्चे को कठिनाई होगी, तो पहले क्या करना चाहिए बच्चे को, सरलता से कठिनता की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब उसे सरलता से कठिन की ओर जाना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात का और मतलब क्या हो गया कि पहले सरलता का तो पता रहता है, उसे थोड़ा बहुत नॉलेज तो रहता है पिछली कक्षा का, लेकिन जब नई कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे कुछ नई चीज नए बिंदु देखने को मिलेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, इसका आधार सरलता से कठिनता की ओर। तो एनसीएफ 2005 की विशेषता में पहले क्या होगी, प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम कौन सा होना चाहिए, मातृभाषा। दूसरा है हमारा कि शिक्षण सूत्र इसमें कौन सा लगेगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात में क्या हो जाएगा कि ज्ञात में तो जाएगा बच्चों का पूर्व ज्ञान, और पूर्व ज्ञान में अज्ञात यानी नए ज्ञान को जांच कर, पूर्व ज्ञान को जांच कर क्या करना चाहिए, उन्हें नया ज्ञान दिया जाना चाहिए। ये हो गई हमारी दूसरी विशेषता। अब तीसरी देखते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, इसमें क्या होगा, जो हमें प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष समझ रहे हैं, वो तो क्या हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इसी की एक हम कल्पना करते हैं। जैसे कोई घोड़ा देख लिया तो घोड़ा हमें दिखाई दिया, फिर इसकी हम हूबहू कॉपी में चित्र के द्वारा या कोई मॉडल के द्वारा बनाते हैं, तो उसमें भी हमारे अंदर एक क्या छवि आएगी, हाँ ये घोड़ा ये ऐसा था ऐसा था। तो इसके आधार पर हम रियलिटी चीज को देख कर एक उसका मॉडल या प्रतिरूप तैयार करते हैं, किसी चित्र के माध्यम से तैयार करते हैं। या जैसे कोई यात्रा है, हम जैसे कोई इतिहास का पाठ पढ़ रहे हो, भौगोलिक पाठ पढ़ रहे हैं, जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र का है, तो उसमें क्या करेंगे हम, एक तो हम यहीं से देखेंगे कि इसको मूर्त जो हम देख रहे हैं, अमूर्त क्या हो जाएगा, हम कल्पना करेंगे उस जगह की, हाँ उस जगह पे भी ऐसा हो सकता है, हम किताबी यानी लिखित ज्ञान के आधार पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर कि बालकों के स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मॉडल चार्ट आदि के माध्यम से। तो इसमें ज्ञात से अज्ञात में आ गया था, सरलता से कठिन की ओर। तो मूर्त में क्या आ जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से
सूक्ष्म की ओर। यह शिक्षण सूत्र भी इसके साथ ही लग जाएगा। मूर्त है, मूर्त यानी घोड़े को देखकर क्या होती है, उसे मॉडल या चित्र या चार्ट के माध्यम से उसको दिखाना या बच्चों को समझाना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की विशेषता ये हुई, तो भाषा का माध्यम हिंदी हो गया। दूसरा हमारा शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा है हमारा मूर्त से मूर्त की ओर। अगली विशेषता हम देखते हैं कि बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन से, बच्चों को क्या करना चाहिए, स्कूल के बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। बच्चों को स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़ना चाहिए। तो वातावरण कैसा होना चाहिए, तनाव मुक्त। तनाव मुक्त। बाहरी वातावरण कैसा होना चाहिए, बच्चों के स्कूल से बाहरी वातावरण कौन सा होना चाहिए, तनाव मुक्त। तो उससे क्या होना चाहिए, उसे जोड़ना चाहिए कि बच्चों के ऊपर ज्यादा दिमाग पर दबाव ना पड़े। अगला है कि विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली कौन सी है, असफलता की प्रतीक है। बच्चों की अगली विशेषता है हमारी कि बच्चों की विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें और विशाल पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली का क्या है, असफलता का प्रतीक। असफलता का प्रतीक। मोटी किताबें और विशाल पाठ्यक्रम, यानी अगर मोटी किताबें तो बच्चे का क्या होगा कि बच्चे की भी उम्र और उसके मानसिक लेवल के अनुसार क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। फर्स्ट क्लास में तो उसे इतना ही नॉलेज होना चाहिए कि उसे हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन, अंग्रेजी वर्ण इतने ही हो सकते हैं इसके वर्ण। तो इसमें क्या है, फिर उसके सेकंड क्लास में जाएगा तो थोड़े शब्द बनाने सीखेगा, फिर तीसरी क्लास में जाएगा तो थोड़े अलग उसका लेवल और बढ़ता जाएगा। लेकिन जब छोटा रहेगा बच्चा तो उससे पहले ही ऐसे मोटी किताबें और विशाल पाठ्यक्रम, तो बच्चा तो क्या आ जाएगा, तनावग्रस्त हो जाएगा। तो शिक्षा प्रणाली कौन सी हो गई, असफलता की प्रतीक। तो ये क्या हमारी एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषता में मोटी किताबें और विशाल शिक्षा प्रणाली। तो अगली विशेषता है हमारी एनसीएफ 2005 की कि अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा गलत है। अभिभावकों को क्या किया जाना चाहिए, सख्त। अभिभावकों को सख्त किया जाए। क्यों, क्योंकि बच्चों को छोटी उम्र में क्या है, बच्चों को छोटी उम्र में स्कूल भेजने की आकांक्षा गलत है। जब बच्चा 2-2.5 साल का होता है, आजकल हम क्या देखते हैं, 2.5 साल का बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है। तो इसका क्या हुआ, इंग्लिश मीडियमों में तो हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन छोटे से छोटे बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है। तो बच्चा 2.5 साल का, अभी तो वो उठना बैठना ठीक से नहीं जानता, तो वो स्कूल में जाएगा तो क्या होएगा, उसका तो मानसिक विकास तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, वो तो जाते ही स्कूल में दबाव में रहने लग जाएगा। घर आएगा तो उसे तो घर आते हैं होमवर्क देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, बच्चा एकदम तनाव में हो जाएगा। तो इससे क्या है कि अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चे को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। स्कूल भेजने यानी मतलब उनका क्या हो गया कि बच्चे को अभी से पढ़ा के निपुण बना दो छोटे से। बाकी क्या है हमारा कि 5 साल के बच्चे को प्रथम क्लास में हमें प्रवेश दिलाना चाहिए। अगला है कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। अब हम देखते हैं स्कूलों में कि बच्चों को क्या होता है, पुस्तकें बांट दी जाती है, यह आपको लेनी, यह आपको। लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या हो गया कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अनुसार उसे क्या करना चाहिए, पुस्तक चूज करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है हमारे
जो जैसे पुस्तक का होता है कि ये आपको लेनी, ये है ही नहीं, तो इनकी व्यवस्था नहीं है पुस्तकों, तो क्या होगा कि पुस्तकालय में क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, पुस्तक चुनने का अधिकार किसको होना चाहिए, पुस्तक चुनने का अवसर स्वयं को देना चाहिए। तो इससे बच्चे का क्या पता चलेगा, उसकी अभिवृत्ति या अभिरुचि का भी पता चलेगा कि बच्चे को कौन सी किताब पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो आगे जाकर वह उसी किताब की जैसे सुविधा मिलती जाएगी, तो आगे जाकर एक ही सब्जेक्ट में उसका कैचिंग पावर अच्छा हो जाए कि आगे जाकर उसे किस क्षेत्र में जाना है। जैसे हम देखते हैं कि फैमिली दबाव होता है कई बच्चों का, 10वीं पास कर ली, फिर क्या होता है 11वीं में बच्चा मैथ लेना चाहता है या कोई और कुछ लेना चाहता है, आर्ट्स लेना चाहता है, तो बच्चे फैमिली क्या करते नहीं, आपको मैथ लेना नहीं, आपको साइंस लेनी नहीं, कॉमर्स लेनी है। तो बच्चा क्या करता है, उसे उसकी रुचि के अनुसार क्या होता है, उसका क्षेत्र नहीं मिल पाता है। तो फिर क्या होता है, उसे धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, क्योंकि उसे समझ से बाहर है कि उस विषय में उसकी रुचि नहीं है। तो बच्चा उसमें पढ़ेगा कैसे आगे, तो उसका फिर आगे धीरे धीरे मानसिक क्षमता क्या हो जाएगी, उस विषय के प्रति रुचि नहीं रहेगी तो मानसिक क्षमता क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। फिर क्या रहेगा कि उसे उसके लक्ष्य के अनुसार क्या, उसके स्वयं के इच्छा के अनुसार क्या नहीं दी गए विषय, तो उसमें क्या आएगी, उसे आगे पढ़ने में कठिनाई आ जाएगी। तो इसमें क्या करना चाहिए, पुस्तकालय में बच्चों को पुस्तक चुनने का अवसर भी स्वयं को देना चाहिए या उसे उसी की रुचि के अनुसार विषय देने चाहिए। अगला है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में क्या है कि ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम, अनेक एक्टिविटीज होती हैं कॉलेज में, तो उनके अनुसार उनके क्या देना चाहिए, सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध मतलब उनकी कलाकृतियों को भी निखारना चाहिए, उनकी सृजनशीलता को भी देखना चाहिए। सृजनशीलता अलग अलग बच्चों में क्या है, अनेक कलाएं हैं, या तो ये तो हो नहीं सकता कि सभी में सेम ही है कलाएं। तो उसमें क्या होगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम में तो क्या हो गया, नाच गाना हो गया, ये हो गया। तो इससे अलग कुछ हटके कक्षा गतिविधियां है जिनमें हम किसी भी सभा का, जैसे कक्षा में एक समूह बना लिया, समूह को अलग अलग समूह में बांट दिया, फिर क्या हुआ कि उसमें 2-3 ग्रुप बना के उसमें कंपटीशन रख देते हैं कि इसमें कौन सा ग्रुप सबसे अधिक आगे जाएगा। तो उसमें क्या रहेगा, बच्चों में रुचि रहेगी, एक दूसरे से कंपटीशन रहेगा। तो कंपटीशन में क्या करेगा, बच्चे अपनी कलाओं के का प्रयास करेंगे और उन्हें ग्रुपों में बांट देंगे, तो उससे और भी रुचि बढ़ जाएगी कि कम छात्रों में उन्हें ज़्यादा करने का टाइम मिलेगा। ज़्यादा में क्या होता है, कुछ बच्चे नीरस रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, कोई बच्चा क्या कर रहा है, उनमें 5-4 ही आगे रहते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना देंगे हम, जैसे 10-10 के ग्रुप बना दिए, तो उसमें क्या होगा, सभी इंटरेस्टेड रहेंगे। तो इससे क्या है कि बच्चों में सृजनशीलता का, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो मनोरंजन के होते हैं, जैसे डांस कर लिया, खाना पीना हो गया और कुछ पहनावा का हो गया, तो इनसे हटके क्या करना चाहिए, उनकी सृजनशीलता को निखारना चाहिए कि बच्चे कितने क्रियाशील हैं, बच्चे कितने एक्टिव हैं, और उनसे उनके हुनर का पता भी चलेगा कि कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में ज़्यादा माहिर है। तो ये क्या हो गया आगे कि बच्चों को क्या करना चाहिए, मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे। सज्जा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा न जाना चाहिए। अगली विशेषता क्या है, सज्जा व पुरस्कार को सीमित रखा जाना चाहिए। सज्जा व पुरस्कार को सीमित रखा जाना चाहिए। इसका क्षेत्र कैसा होना चाहिए, सीमित रखा जाना चाहिए। अब इसमें क्या हो गया कि बच्चे को जो कुछ क्या होता है कि बच्चे कुछ काम में गृह कार्य नहीं करके लाते, तो उन्हें सजा होती है। हाँ, सजा उन्हें इतनी दो कि बच्चा कल उसमें सुधार करने की कोशिश करे, लेकिन उसे अगर ज़्यादा प्रताड़ित करेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, जैसे उसकी पिटाई करेंगे तो दूसरे दिन भी बच्चा क्या सोचेगा, पिटाई तो करेंगे, क्या दिक्कत नहीं करते हम होमवर्क। और पुरस्कार एक क्या है, बच्चे को जैसे वो फर्स्ट डिवीजन आ गया तो उसे हम हाई फाई ऐसे कर देते हैं, ये तो बहुत होशियार है, तो बच्चे का मनोबल क्या होता है, हम तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ऐसे फर्स्ट डिवीजन आते रहेंगे। तो उसके भी एक क्या होना चाहिए, सजा और पुरस्कार का भी क्या होना चाहिए, एक सीमित क्षेत्र, एक लिमिट होनी चाहिए। तो उससे क्या आएगा, बच्चा उसे कम सजा देंगे और उसे प्यार से बताएंगे कि हाँ ऐसा आज इतनी गलती हुई, आज इसको सुधारने की कोशिश करो, तो बच्चा क्या करेगा, सुधारने की कोशिश करेगा, तो बच्चे में क्या आएगा, सुधार। और पुरस्कार भी इतना हद से ज़्यादा नहीं कि भाई बच्चे को और भी ज़्यादा हम जैसे
बता रहे हैं कि ये तो इतना, इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे हम बच्चे के मानसिक में मानसिक भावना भर देंगे तो बच्चा क्या करता जाएगा, बच्चे में वही भावना जाएगी ये हम तो ऐसे ही रहेंगे होशियार, हम तो ऐसे ही पास होते रहेंगे। तो उससे ज़्यादा अधिक अति सर्वत्र वर्जित, हमारी एक संस्कृत की कहावत है अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अति हर चीज़ हर जगह पर क्या होती है, अति हानिकारक होती है, क्योंकि हद से ज़्यादा जो भी चीज़ होती है वो क्या होती है, नुकसानदायक होती है। तो इसका क्या होना चाहिए, पुरस्कार और सजा का क्या होना चाहिए, सीमित क्षेत्र होना चाहिए। आगे देखते हैं कि शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा जाना चाहिए। शैक्षणिक गतिविधियाँ, शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, बच्चे के अंदर तो एक आएगी पॉजिटिविटी कि हाँ हम हमारे इतने पढ़ रहे हैं इतने, तो अगर अभिभावकों को भी पता चलेगा इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, और अभिभावकों के अंदर भी एक मीटिंग बुलाई जाए, पेरेंट्स मीटिंग होती है, पेरेंट्स मीटिंग में क्या होता है फिर उनमें भी एक कंपटीशन होना चाहिए पेरेंट्स के अंदर भी। तो उससे क्या होगा, बच्चों में भी एक भावना होगी कि हाँ हमारी हर चीज़ का पता हमारी फैमिली को चल रहा है। तो बच्चे में एक नेगेटिविटी नहीं है कि हम भी टाइम पे पढ़े हैं हर चीज़ में, और उनके अभिभावकों में भी ऐसी चीज़ें रहेंगी तो बच्चा भी क्या रहेगा, उस शिक्षा में रुचि लेने की कोशिश करेगा। तो शैक्षणिक जो अनेक खेल हैं, अनेक जो प्रोग्राम है, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनेक क्रियात्मक क्रियाएं जिनमें क्या होता है, शैक्षणिक गतिविधियों में बाल सभा है, कुछ जयंतियां हैं आदि, क्या है इनसे क्या करना चाहिए, अभिभावकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। ये हो गई हमारी इतनी विशेषताएं। आगे हम देखते हैं कि सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार हो। समावेशी यानी बच्चे के अनुकूल, बच्चे के या समाज और परिवार के अनुकूल, जिसमें बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और उसके अंदर ऐसे कोई हीन भावना से ग्रस्त ना हो, या एक गंदा वातावरण मिलेगा तो क्या रहेगा, बच्चे के मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा और बच्चे की मानसिक क्षमता भी कमजोर। तो बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, एक समावेशी वातावरण। समावेशी वातावरण में सभी प्रकार के व्यक्ति आ जाएंगे और समाज में प्रकृति, समाज, परिवार, विद्यालय, ये क्या है बच्चे के लिए सारी चीज़ें जरूरी है उन्हें सीखने के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए। तो समावेशी वातावरण में बच्चे को क्या क्या चाहिए, प्रकृति, समाज, परिवार, विद्यालय और अनेक चीज़ें। और मानसिक स्तर व योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का क्या होना चाहिए, निर्धारण होना चाहिए। मानसिक विकास के अनुसार क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्धारण। मानसिक विकास के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। तो ये क्या हो गया कि बच्चे के लेवल के अनुसार क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम उसी के अनुसार होना चाहिए। तो उसे क्या होगी, सीखने में पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। तो ये हो गई हमारी एनसीएफ 2005 की विशेषताएं। इन्हें हम एक बार देखते हैं विस्तार से कि एनसीएफ में क्या था कि इसका माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा। एनसीएफ 2005 का माध्यम क्या होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा। दूसरा हो गया हमारा शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा। दूसरा था हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब बच्चे का पूर्व ज्ञान जांचकर उसे क्या करना चाहिए, नवीन ज्ञान देना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसमें क्या आ जाएगा कि किसी चीज को देखकर उसके स्वयं में उसकी प्रतिक्रिया करना।
और अगला है हमारा कि इसमें कुछ नए पाठ्यक्रम को शामिल करना। विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? समावेशी। अगला है हमारा कि विद्यालय ज्ञान को क्या जोड़ना चाहिए? बाहरी ज्ञान से जोड़ना चाहिए, कि बच्चे को एक विद्यालय ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। ये हो गई हमारी एनसीएफ 2005 की मुख्य मुख्य विशेषताएं। अब आगे देखते हैं हम इसके सिद्धांत। इसके कौन 5 सिद्धांत दिए एनसीएफ 2005 के सिद्धांत। अब सिद्धांतों के अंतर्गत हम देखते हैं आगे कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। पहला सिद्धांत क्या दिया है इसका? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। पाठ्य चर्चा क्या है? पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं रहनी चाहिए, केंद्रित न रह जाए। इसको ज्ञान के स्कूल को क्या है? एक विद्यालय तक सीमित न रखकर क्या करना चाहिए? बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाना चाहिए। और पाठ्य चर्चा क्या है हमारी? जो हम पढ़ते हैं डेली क्लासों में, तो उनके अनुसार क्या होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक ही केंद्रित नहीं होनी चाहिए। हमारी शिक्षा, शिक्षा क्या है? समाज, वातावरण, परिवार, इनसे भी जोड़ना चाहिए। पढ़ाई को क्या है इसमें? रटत विद्या से मुक्त करना चाहिए। पढ़ाई को रटंत विद्या से मुक्त करना चाहिए। पढ़ाई को क्या है? रटंत विद्या से मुक्त करना चाहिए। अगली हमारी कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा चाहिए। कक्षा कक्ष है हमारा जो पढ़ाई का, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। अब गतिविधियों से जोड़ा जाए तो क्या होगा? पाठ्यक्रम कैसा होगा हमारा? लचीला। तो लचीला होगा तो क्या होगा कि अनेक कक्षा कक्ष में ओनली किताबी ज्ञान से सीमित न रहकर क्या करना चाहिए? अनेक एक्टिविटीज भी करानी चाहिए। उसमें हमारी खेल आ गई, बाल सभाएं आ गई, आदि आ गई। तो कक्षा कक्ष गतिविधियों के अंतर्गत क्या करना चाहिए? इसको जोड़ा जाए और इसे क्या करना चाहिए? लचीला बनाना चाहिए। अब राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। हमारे कुछ अधिकार और कुछ नैतिक कर्तव्य या मूल्य हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। तो ये हो गए हमारे 5 एनसीएफ 2005 के 5 सिद्धांत। तो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान मतलब राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। जो हमारे देश के जो अधिकार है, कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, जो मूल्य है, राष्ट्रीय मूल्य, नीति निर्देशक तत्व है, उन्हें क्या करना चाहिए? पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए। तो ये हमारे पास पहला कौन सा है सिद्धांत कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ना चाहिए। तो उसमें कौन सा आ जाएगा? हमारी समाज, वातावरण भी आ जाएगा, विद्यालय से बाहर। और दूसरा हमारा पाठ्य चर्चा में क्या होना चाहिए? पाठ्य चर्चा कैसी होनी चाहिए? हमारी पढ़ाई पाठ्य पुस्तकों तक ही केंद्रित नहीं रहनी चाहिए। क्यों? उससे अलग हटकर भी बच्चे को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। पढ़ाई को रटंत विद्या से मुक्ति, यानी जो रटंत विद्या करेंगे हम, जो रटने की प्रणाली को उससे मुक्त करवाना चाहिए। तो रटने की प्रणाली हमें ये 1 महीने 2 महीने ऐसे याद रहती है, तो हम बाद में क्या करेंगे? अगर हम उसी भाषा को हम सोच समझ कर पढ़ेंगे, उसी पढ़ाई को, तो हमें कई लंबे समय तक याद रहेगी। अगले कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए कि कक्षा कक्ष में ओनली किताबी ज्ञान सीमित न रहकर क्या करना चाहिए? अनेक प्रकार की गतिविधियां करवानी चाहिए। 5वां हमारा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान कैसे हो विद्यार्थी? आस्थावान हो। आस्थावान मतलब विद्यालय बच्चों के पाठ्यक्रम में क्या क्या जोड़ा जाना चाहिए?
जो नीति निर्देशक तत्व है, उनके अधिकार है, उनके कुछ नैतिक मूल्य हैं, उनको जोड़ा जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक एनसीएफ 2000।